कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल के एचओडी। ओके, हाँ। अस्थमा सांस रोग विशेषज्ञ। नमस्कार, चैनल 24+ के लाइव शो मैरिटॉक में मैं आपकी होस्ट हूँ दो शिल्पा एक बार फिर हाजिर हूँ। हर बार हम कोई ऐसा आपकी हेल्थ से जुड़ा मुद्दा लेकर आते हैं जिसमें हमारी 1 घंटे की डिस्कशन होती है और आपकी समस्याओं के बारे में बात की जाती है, समस्याओं के समाधान के बारे में बात की जाती है और सीधे तौर पर हम कोशिश करते हैं फ़ोन के ज़रिए आपकी डॉक्टर से बात करवाएं ताकि आपकी समस्याओं का प्रॉपर समाधान हो चुके। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक विषय लेकर आए हैं, कोविड, जिसने पिछले साल से अभी तक हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अलग तरीके से बदल दिया है। और अगर कहूँ कि एक नेगेटिव वे से बदल दिया है तो हाँ, ये सच है। हम लोगों की ज़िंदगी में एक उछल पुछल मचा दी है, पूरे संसार को ही प्रभावित कर दिया है। क्या है कोविड, कैसे है, इस बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अपने शोज़ में भी कर चुके हैं और अमूमन हर जगह हमें ये सुनने में आता है कि कोविड किस लिए फैला, कैसे फैला, उन सब के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से ये कोविड आज इस विस्तार रूप में हमारे सामने है, वो बातें क्या हैं? क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपकी तरफ से हो रही हैं? क्या गलतियां हैं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? उन सब के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या पता इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने के बाद हमारी इन समस्याओं का निपटारा हो जाए, कोविड-19 हमारे बीच से चला जाए। आज इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर CR चौधरी, KN चेस्ट हॉस्पिटल एचओडी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं अभी तो खुद ही इतनी पजल हूँ क्योंकि कोविड का डर इतना ज़्यादा हम लोगों के बीच में हो गया है और हर बार हम इस विषय पे बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो इसका स्तर है अब वो और ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो अगर एज अ फॉर्मेलिटी पहले एक बार फिर से हम वही साधारण सवाल जो हर बार पूछते हैं कि आखिर कोविड वैक्सीन है क्या या कोविड क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल। कोविड एक वायरल डिजीज़ है, जैसे कि नॉर्मल अपन वायरल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, जैसा एक वायरल इलनेस है जिसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत स्पीड से। जब ये UK स्ट्रेन है ये तो और ज़्यादा इन्फेक्टिव है जी। तो एक सामान्य वायरस डिजीज़ है जिसको अपन कम्युनिकेबल इतना होता है, मोर्टेलिटी भी काफ़ी है, तो इसको काफ़ी मतलब सीरियसली लेना चाहिए, अपने को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोविड के बारे में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो दर्शकों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब लीजिए। आज आपके पास एक बार फिर मौका है जब शायद हमारी गलतियां सुधरने के लिए हमें एक मौका मिल रहा है, हम उन लापरवाहियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स खत्म हो। मेरा एक सवाल आपसे सर कि जब पहला कोविड आया था, पिछले साल की बात करें, सब्जियों को ढंग से धोइए, कीपर डिस्टेंस रखिए, मास्क सैनिटाइजर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन ये जो दौर आया है इसमें अब उन चीज़ों को तो हमने दरकिनार कर दिया है कि सब्जियों को धोइए या कुछ ऐसी प्रोसीजर्स है बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। अब जो सिस्टम आया उसका अलग ही माहौल बना हुआ है। सर, दोनों में डिफरेंस क्यों? क्या दोनों एक ही है? नहीं, देखो, कोरोना का जो ट्रांसमिशन था पहले भी वैसा ही था, लेकिन अब एक एरोजोल जो थ्योरी आई है जिसके भी एयर से ट्रांसमिट होता है जी। जैसे कोई भी सारी वायरल डिजीज़, कोई मिजल्स हो, जैसे कोई भी वायरल इलनेस है, स्वाइन फ्लू हो, सारे एरोजोल के थ्रू ही होते हैं, एयर से ट्रांसमिट होते हैं। एयर ट्रांसमिट का मतलब पेशेंट बात करेगा तो होएगा, पेशेंट स्नीजिंग करेगा, पेशेंट लाफिंग करेगा, कोई भी पेशेंट एक्टिविटी करेगा उससे एरोजोल निकलेंगे और वो आगे पेशेंट को ट्रांसमिट करेंगे। तो एरोजोल इज द बिगेस्ट मेथड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दी। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, वही चीज़ है। लेकिन सर, अब जो डेथ केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमने लास्ट ईयर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं सुनी थी, अब तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया इन चीज़ों को लेकर। ऐसा क्यों? देखो, डेथ का रीज़न 2-3 रीज़न है कि एक तो काफ़ी लोग केयरलेस हो गए हैं। पहली बार जो डर था वो खत्म हो गया। बीच में लोगों को लगा ये तो सामान्य वायरस है और ठीक हो जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती है। पब्लिक ने इसको बहुत हल्के में ले लिया और अभी भी मैं देखता हूँ मार्केट में जब कभी देखते हैं तो लोग मास्क को चिन के नीचे रखते हैं, क्लॉथ मास्क है। इवन पेशेंट के हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं वहाँ भी क्लॉथ मास्क नीचे पड़ा है। मतलब पब्लिक सीरियस नहीं है बिल्कुल ही। तो पहले उनको सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे कोविड पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन ये मानिए कि सामने वाला है और अगर वो नहीं समझे तो आप समझिए आप कोविड पॉजिटिव, तब शायद तब जाके इस बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल मास्क से ही शुरू करते हैं। सब मास्क लगा रहे हैं लेकिन बावजूद उसके भी फैल रहे हैं। जो नहीं लगा रहे समझ आता है, तो मास्क का सिलेक्शन कैसे हो सर? देखो, मास्क का स्मार्ट मास्क यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना, लोग मास्क रखते हैं लेकिन 80% लोग मास्क को गलत यूज करते हैं। उसका नोज कवर नहीं होगा, चिन पे होगा, इसका मतलब यूजलेस है। बिल्कुल। ओनली 10 और 20% लोग हैं जो इफेक्टिव मास्क को कवर करते हैं। आपका नोज भी कवर होना चाहिए, होना चाहिए। मास्क भी प्रॉपर आपका चेंज होना चाहिए, हर 8 घंटे में आपका मास्क चेंज होना चाहिए, चाहे क्लॉथ का हो चाहे सर्जिकल मास्क हो, यू हैव टू चेंज इट।
proper masking, social distancing, and hand hygiene. These are the three best weapons against the corona. इन तीनों को अगर अपन फॉलो नहीं करेंगे तब तक अपन कोरोना की ट्रांसमिशन को, कोरोना की चेन को, कोरोना के इन्फेक्शन को नहीं रोक सकते जी। ये बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, अभी तो जैसे इतनी स्ट्रिक्टनेस चल रही है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन घरों के आसपास कॉलोनीज में, एरियाज में बच्चे अभी भी एक साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वॉक पे जा रहे हैं, या फिर उनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है। खेल के दौरान तो एक इंटरेक्शन रहता ही है। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि ये एक तरह का कोरोना वार चल रहा है। सर एक कॉल ले लेते हाँ हैं। ले लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी सर जी कह रहा था कि अभी वैक्सीन को लेके कुछ मतलब अफवाह वगैरह सुनाई दे रही है कि जैसे वैक्सीन जो लगा रहे हैं वो कि उनको उसमें कुछ हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं कि किसी को सूट हो रही है, किसी को नहीं सूट हो रही है, किसी की पता नहीं उसको हर मतलब तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। तो उस डर से एक डर बैठ गया लोगों के बीच में कि वैक्सीन लगाए या नहीं लगाए, या कोई कह रहे कि हमें तो है ही नहीं तो वैक्सीन लगाने की कहाँ जरूरत है, क्यों रिस्क ले हम वैक्सीन लगाने का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल लगाएं या नहीं लगाएं, क्या करें मतलब। बिल्कुल ये आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर है। जी जी देखिए ये कॉमन कन्फ्यूज़न है जो शुरू से चलता आ रहा है और ये जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे ये कन्फ्यूज़न चलता ही आएगा। जी पहले जब कोविड आया था तो लोगों ने कहा कोविड है कि नहीं है, ये तो कोई ऐसा ही वायरस बनाया हुआ है, ये तो कोई डॉक्टर्स के बनाया हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। लोग कोविड को लेके तैयार नहीं हुए, फिर वैक्सीन आया तो लगा कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। दीज आर दी ह्यूमन टेंडेंसी। ये हर समय मनुष्य में ये प्रवृत्ति रहती है। अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को नेशनल गाइडलाइन को फॉलो करना है। वैक्सीन जरूर लगाना है, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बच्चों के वैक्सीन लगता है वैसा वैक्सीन होता है। ठीक है, वैक्सीन से फीवर आ सकता है, वैक्सीन से पेन हो सकता है, लोकल स्वेलिंग हो सकती है, और लाखों में अगर लाखों करोड़ों में एक आधे पेशेंट को किसी को कुछ बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं वो हो सकते हैं। बट ओवरऑल प्रिवेंशन अभी जो हम देख रहे हैं, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं जिनको एक डोज भी लगा है उसमें भी 70% लोगों को इन्फेक्शन की मोर्टेलिटी कम हुई है, सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड कम हुआ है। तो मतलब तो वैक्सीन दर्शकों को लगाना है, हाँ, किसी प्रकार का कोई मिथ्स नहीं है। समझने की जरूरत है कि आंकड़ों में कमी आ जाएगी। अगर 100 लोग कोविड का वैक्सीनेशन करवाते हैं तो होप से उसमें से 70 लोग प्रभावित नहीं होंगे कोविड से। बिल्कुल। रेशियो पर नजर अगर हो भी रखिएगा। जाएगा कोविड हाँ, तो कोविड की सीवियरिटी बहुत कम होगी। ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है। उस तकलीफ को मत देखिए। वाकई में सर ये चीज है कि बिल्कुल, बिल्कुल। इंजेक्शन लगाने के बाद जी घबरा रहा है, वॉमिट हो रही है, 2 दिन बुखार आ रहा वो है, तो पहले हम से नहीं लोगों ने लगवाएंगे। दिमाग में और बिठा रखा है कि हमें हो जाएगा, हमें तकलीफ हो जी जाएगी। जी 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 बिल्कुल सही। एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, आपका शो में बहुत स्वागत है मैम, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम भावना है। मैं ऐसे पूछ रही थी दूसरा डोज कब लगाना है मैडम, कितने हफ्ते से लगाना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल नहीं, है। 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। अगर कोविशील्ड आपको वैक्सीन लगा है तो एटलीस्ट 6 to 8 वीक, मतलब 1.5 महीने से 2 महीने बाद में सेकेंड डोज लगेगी, और कोवैक्सीन वैक्सीन है तो 1 महीने बाद में लगा सकते हैं। और अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसके कम से कम 90 डेज बाद में, 3 महीने बाद में, अगर कुछ नहीं पहले डोज लगा चुके हैं, दूसरे डोज का पूछते हैं। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में लगा लीजिए आप। और ये ध्यान रखें कि आप जब लगाने जाते हैं तो कम से कम आपको फीवर नहीं होना चाहिए। अभी मैंने अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को फीवर हो गया, मतलब हो सकता है कोविड इन्फेक्शन हो गया, और हड़बड़ाहट में जाते हैं और वैक्सीन लगाते हैं। पहले तो लगाते नहीं है, फिर देखते हैं कहीं कोविड मुझे नहीं हो जाए और तुरंत जाके वैक्सीन लगा देते हैं, और उधर से ऑलरेडी उसको कोविड हो रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉमन बात नहीं, कर रहा हूँ। जेन्युइन बात है ये मैम कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाया है या सेकंड करवाने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको ऑलरेडी फीवर ना हो, कोई कोविड का लक्षण ना हो, और फिर आप वैक्सीनेशन करवाएं, देन वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा सर, जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया और सेकंड डोज नहीं लगवा पाए और उस चीज को अंतराल को बहुत वक्त हो गया, तो नाउ व्हाट दे हैव टू डू? नहीं, कोई बात नहीं, 1.5 से लेकर 2 महीने का टाइम तो है ही है। उसके बाद में भी कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं। हाँ। जी मेरा एक और सवाल है, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोविड का जब वैक्सीनेशन करने जा रहे हों तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? खाली पेट जाना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड वैक्सीन में आप नॉर्मल खाना डाइट लेके जाएं, ऐसा कुछ भूखे पेट जाने का जरूरत नहीं है। बस वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ कोई पेशेंट भी हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्किंग एंड हैंड हाइजीन, वो आपको हमेशा हर जगह कंसेप्ट रखना है। जी अदरवाइज किसी प्रकार के कोई डर नहीं है, आप लगाइए। अब मेरा एक सवाल, बहुत साधारण सा सवाल है, जब हम हॉस्पिटल में अपना कोविड टेस्ट कराने जा रहे हों या फिर किसी कोविड पेशेंट से मिलने जा रहे हों तो हमें किन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल, चाहिए? मैं अक्सर हम एमडीएम में जो एमसीएच विंग है हमारा, कोरोना जो पेशेंट रहते हैं वहाँ अक्सर हम राउंड लेते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट नॉर्मल क्लॉथ मास्क में अंदर जा रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं।
उस समय एटलीस्ट आपको डबल मास्क यूज होना चाहिए, एटलीस्ट सर्जिकल मास्क आपका नीचे हो, ऊपर क्लॉथ मास्क पहन सकते हैं जी। तो ये आप ध्यान, अदरवाइज आप अंदर जाएंगे, आप इन्फेक्शन लेके आएंगे, आप घर में फैलाएंगे, आप मोहल्ले में फैलाएंगे, कम्युनिटी में फैलाएंगे। ये जब तक ट्रांसमिशन की चेन नहीं तोड़ेंगे तब तक अपन विजय नहीं पा सकते। जी। और अभी ये दिक्कत ये आ रही है कि पेशेंट इतने रैपिडली आ रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं चरमरा रही है। जब तक पब्लिक इस स्पीड को, कोरोना के ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगी तब तक अपन इस पे विजय पाने में दिक्कत आएगी। जी जी जी। हमारे पास पेशेंट सीरियस होता है, वो सेटल होगा तब हम डिस्चार्ज करेंगे, तब दूसरे को लेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे पास फ्लड की तरह पेशेंट आएंगे तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। तो इसके लिए ट्रांसमिशन की स्पीड को रोकना बहुत जरूरी है। और ये हर नागरिक की एक मौलिक ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है कि वो पहले तो अपने को इन्फेक्शन से बचाए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी सेकंड मौलिक ड्यूटी है कि वो घर में किसी को नहीं होने दे। अगर घर में हो गया है तो पड़ोस में किसी को नहीं होने दे। ऐसे जब तक अपन अगर ये अपन शपथ नहीं लेंगे या अपन ये कंसेंसस नहीं लेंगे तब तक अपन कोरोना पे जीत नहीं पा सकते। बिल्कुल सही है। ये बहुत जरूरी। मेरा एक सवाल और है कि अगर इस वक्त इस माहौल में अगर आपका इम्यून पावर अच्छा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कोविड को और वो बशर्ते निकल जाएगा। तो हमारा इम्यून पावर अच्छा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अपने डाइट शेड्यूल, देखो इम्यून पावर अच्छा करने का बेसिक चीज़ें हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, और अगर कोई बीमार है जैसे मान लो हाइपरटेंशन का मरीज है, अस्थमा का मरीज है, सीओपीडी का मरीज है, उसको अपनी रेगुलर मेडिसिन नियमित लेनी है। ऐसा नहीं है कि अस्थमा की मेडिसिन छोड़ दी, हाइपरटेंशन की छोड़ दी, वो रेगुलर उनको भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोमोर्बिडिटी वालों को अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सीरियस होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अस्थमा से हाँ, सफर तो ऑलरेडी अपनी बीमारी को कंट्रोल रखें और साथ में डाइटरी मैनेजमेंट रखें, प्रोटीन डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, हेल्दी आप प्राणायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहिए। बट अगेन इंपॉर्टेंट इज सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्किंग, हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी सुनने में ऐसे केसेस भी काफ़ी बार आ रहे हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर की मेडिसिन चल रही हैं एंड सपोज टू बी वो कोविड सफ़र कर रहे हैं तो वो अपनी शुगर की मेडिसिन को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। इवन कोविड में हम देखते हैं कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि कोविड इज ए सिंपल इन्फ्लामेशन। देखो कोविड में 2 फेज आते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक तो होता है वायरीमिया का फेज होता है, वो 3 to 5 डेज होता है, और सेकेंड वीक में होता है इन्फ्लामेटरी फेज। पहले वायरस वायरीमिया करके बॉडी में जैसे फीवर आएगा, बॉडी पे अटैक करेगा, और फिर बाद में वायरस तो चला जाएगा लेकिन अपने बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन छोड़ के चला जाएगा। वो इन्फ्लामेशन कॉम्प्लिकेशन करता है। इन्फ्लामेशन लंग्स में हो गया, निमोनिया हो गया, इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स में हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में हो गया, ब्रेन में पैरालिसिस हो गया। तो इन 2 एस्पेक्ट को अपने को देखना बहुत जरूरी है। एक वायरीमिया के टाइम अपने को क्या ध्यान रखना है, एक इन्फ्लामेशन के टाइम क्या ध्यान रखना है, ये आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी पेशेंट को सपोज करो कोविड हो जाता है, मैं एक सिंपली कहता हूँ उसको कैसे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले भारत के जिम्मेदार नागरिक के होते अपने आप को ये कहें कि यस मुझे फीवर आ रहा है, मेरा गला दर्द हो रहा है, मुझे खांसी है, मुझे कोविड हो सकता है। अपने आप को आइसोलेट करिए जी। सेकेंड आपकी ड्यूटी है कि आपके अंदर जो इन्फेक्टिविटी है फर्स्ट 2-3 डेज के अंदर आपका वायरस फेरिंग्स में रहता है, नेजोफेरिंग्स में रहता है। आप स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, आप बात करेंगे, आपका वायरस ट्रांसमिट होगा जी। तो आपको उस वायरस को लोड को कम करना है। कैसे कम करना है? आपको स्टीम लेनी है सुबह शाम, आपको बीटाडीन गार्गल एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है। तो आपका जो थ्रोट और इसके अंदर वायरस का लोड होगा वो कम होगा, तो आप कम्युनिकेबल कम होंगे, लोगों में इन्फेक्शन कम फैलाएंगे। मतलब जिनको कोविड नहीं भी है वो भी गार्गल जो करें नमक के या फिर बीटाडीन के, वो भी बहुत सेफ हैं। हाँ, और स्टीम ले, हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं जी। ये हो गया एक मतलब पेशेंट की ड्यूटी की वो अपने आप से दूसरे पेशेंट को संपर्क में नहीं आने दें। या दूसरी उसकी मौलिक ड्यूटी है कि जो जिन के कांटेक्ट में आया वो तुरंत उनको फ़ोन करके कहे कि यस मुझे कोविड के लक्षण लग रहे हैं, आप भी आइसोलेट हो जाइए। आप में भी कोई लक्षण लगते हैं तो आप तुरंत टेस्ट कराइए, तुरंत कोविड टेस्ट करा के अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। जब तक ये मेथड अपन कम्युनिटी में नहीं अपनाएंगे कोविड की ट्रांसमिशन की स्पीड और चेन को नहीं तोड़ सकते। दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों? प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेथड। अपन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO हम बोलते हैं, उनकी पहली लाइन है प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। एंड सेकेंड रहता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अभी अपने इश्यू आ रहे हैं, सुन रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा हो रहा है। जब तक कोई भी पेंडेमिक आज से हिस्ट्री में अगर अपन देख लें, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द की। बीमारी का जल्दी से निदान, जल्दी से उपचार बहुत ज़रूरी है। तो अपन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं जी।
अच्छा सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि अब भी कोविड के सिम्टम्स में लूज मोशंस, कान में दर्द या पेट में दर्द, ये क्या ये बिल्कुल symptoms कोविड के ये सारे लक्षण होते हैं अलग अलग मरीज में, अच्छा डिपेंड करता है। किसी में ड्राई कफ होगा, किसी में हेडेक होगा, किसी में रेड आई होगी, किसी में डायरिया होगा, किसी में लूज मोशन होगा। तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं आपको तुरंत, और अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मौसम के अंदर अगर आपको बुखार आया, अगर आपको खांसी हुई, अगर आपको लूज मोशन हुआ, अगर आपको पेन एब्डोमेन, अगर आपको हेडेक, मान के चलिए कोविड है, और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए। अगर कोविड नेगेटिव, सेकंड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो किसी को लूज मोशन हुआ या किसी को हेडेक हुआ, उसने कोविड टेस्ट कराया, अनफॉर्चुनेटली कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया और पेशेंट अपने आप को रिलैक्स फील करता है, यस मुझे कोविड नहीं है, एंड 3 to 4 डे बाद में वो किसी और को इन्फेक्ट करता है। तो अपने को इसके लक्षण को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका 3 डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर अगर आप कराते हैं, कई बार कोविड टेस्ट या तो जल्दी कर लिया या अपना वायरस लोड इतना नहीं था कि अपन टेस्ट में डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो आप 5 डेज बाद में रिपीट करा लें। अच्छा, अगर 2 सैंपल नेगेटिव आते हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, यस यू आर फ्री फ्रॉम कोविड, 2 सैंपल नेगेटिव आने के बावजूद भी अगर आपको सिम्टम्स है, जैसे आपको खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, जी तो आप तुरंत सिटी स्कैन कराएं। हो सकता है कई बार कोविड नेगेटिव के अंदर सिटी स्कैन में आ सकता है। जी तो जब तक अपने को कोविड को इन दोनों मेथड से पकड़ना है ताकि अपन कम्युनिटी में उसको फैलाएं नहीं और खुद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर फॉलो ले लें। जैसे पेशेंट के इनिशियल सिम्टम्स हुए, कोविड नेगेटिव हुआ, पेशेंट कह रहा ठीक हूँ, पेशेंट डॉक्टर के फॉलोअप में ही नहीं गया, ट्रीटमेंट लिया, 10 दिन बाद में पता लगा सडन डिस्निया हो गया। ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास। और अभी अभी सर अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा केसेस इसी तरह के आ रहे हैं कि जिसमें एक तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, और अगर फीवर है या किसी भी तरह का और कोई सिम्टम है तो वो उसे बहुत कैजुअल ले रहे हैं कि ये मौसम के हिसाब हाँ, से है। हाँ। से एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, जी हाँ, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है सर, सवाल कीजिए। जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर। अक्सर जो लोग एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, जो हर किसी पेशेंट को बात करते हैं, उसको कहते हैं आप कोविड टेस्ट कराना चाहिए, तो वो स्वीकार ही नहीं करता। वो कह रहा नहीं मेरे तो कोल्ड ड्रिंक से गला खराब हो गया, या मेरे को हर मौसम में ऐसी खांसी होती है, मतलब वो बहाना ढूंढता रहता है। जबकि उसको मैं कह रहा हूँ ना, एक जिम्मेदारन नागरिक की बात उसको ये स्वीकार करना है कि मुझे कोविड हो सकता है। यस, आप टेस्ट करा लीजिए, हो सकता नहीं हो, लेकिन आपको जब तक टेस्ट नहीं कराएं जब तक उसको छोड़ना नहीं है। ये तो वही जैसा हुआ कि जैसे मान लो घर में कोई शेर आ गया और आप सोच रहे हैं बैठ गए कि चूहा ही है, पता लगा वो तो लॉय नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आप दुश्मन को पकड़ेंगे नहीं, उसको रोकेंगे नहीं, तब तक बीमारी पे जीत नहीं पा सकते। अच्छा सर, अभी ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि 3 दिन में लंग्स 70% डैमेज हो रहे हैं, या 24 घंटे में हमने एक खबर पड़ी थी लंग्स पूरे डैमेज हो चुके हैं। फीवर आने के बाद 5 दिन बाद, जैसे कि हमने गाइडलाइन में भी देखा है कि आप अपना चेकअप ज़रूर कराएं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और उस फीवर को आगे तक खींच के चले जाते हैं। तो ये लंग्स खराब होने का सिस्टम और ये फीवर, इन दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन? देखिए, मैं कोरोना के अंदर, कोरोना मैंने अभी बताया, पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, कोरोना इज अ वार, नाउ दिस इज अ वार ऑफ कोरोना। ओके। अपन वार में कैसे ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने को विजिलेंट होना पड़ा। जैसे वार होता है, क्या सायरन बजता है, लाइट बंद करने का मैसेज आता है कि भाई अंधेरा कर दीजिए। जी जी जी। तो अपने को ये कोरोना वार में हर चीज़ के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है उसको फॉलो करना है। जी। जो अपन बिल्कुल गाइडलाइन पढ़ते हैं लेकिन नो बॉडी फॉलो, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने को फॉलो करना है। वार में क्या होता है, जब वार में दुश्मन से लड़ते तो इशारों में समझना पड़ता है कि इधर हो जा या इधर हो जा। बिल्कुल। तो अपने को डॉक्टर के या सरकार के निर्देशों को इतना सख्ती से पालन करना है कि इशारे में भी समझ जाना है कि अपने को क्या करना है। तो इतना जब तक अलर्ट नहीं होंगे तब तक इस बीमारी को अपन विजय नहीं पा सकते। जी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कोविड-19 से सफ़र कर रहा है और उसे होम आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटीन करना है, तो उस वक्त वो सदस्य जो कोविड से जूझ रहा है और जो सदस्य नेगेटिव हैं, उनके बीच में तालमेल कैसे होगा और उनका रहन सहन क्या होना चाहिए? देखिए, कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि एक तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 85% मरीज़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जिनको हम होम आइसोलेशन पे ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। ओनली 15% मरीज है, दे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, दे रिक्वायर वेंटिलेटर। तो बहुत बड़ा तबका है जो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्मार्टली घर पे मैनेज नहीं करेंगे इसका लोड हॉस्पिटल पे आएगा। बिल्कुल। तो मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि होम आइसोलेशन की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें, एक जिम्मेदारन पेशेंट की तरह, जिम्मेदारन नागरिक की तरह।
एक ह्यूमन बीइंग की तरह, ये मानवीय सभ्यता पे बहुत बड़ा अटैक है, मतलब समझ लो एक वायरस का। उससे अपन जब ही लड़ सकते हैं जब अपन बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, समझदार हो, विजिलेंट हो, स्मार्ट हो। और कोरोना में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जी। सब कुछ टाइमली, अगर आपने कोरोना का जांच नहीं किया, टाइमली अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, टाइमली अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, वी कांट प्रिवेंट द मॉर्टेलिटी। जी। सब कुछ टाइम का खेल है। सर फीवर आने के कितने दिन बाद? जैसे किसी पेशेंट को लक्षण आते हैं, जनरली 3 to 5 डेज जो रहते हैं, अर्ली 3 to 5 डेज रहते हैं, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। जी। उसमें पेशेंट को एक तो कोविड टेस्ट कराना होना। जी। अभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम कहते हैं भैया आपको कब से तकलीफ है? क्या 10 दिन हो गए? कब से तकलीफ है? 7 दिन हो गए। कब से तकलीफ है? 12 दिन हो गए। तो दे आर लेट प्रेजेंटेशन, तो दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। आपको अगर लक्षण है, आपको विद इन 2 to 3 डेज आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। जी। अगर कोविड टेस्ट में डिले हो रहा है तो आप सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसको हम सीबीसी और सीआरपी कहते हैं। सीआरपी टाइटर, सीबीसी में हमें पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब वायरस है, इन्फेक्टिव मतलब अदर देन मतलब बैक्टीरियल होगा या वायरल होगा। तो सीआरपी बढ़ी हुई तो हमें लग सकता है कि ये कोविड हो सकता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट ये रहता है कि पैरासीटामोल ले लीजिए, आप विटामिन सी की गोली ले लीजिए, जिंक की, अपनी जो नेशनल जो स्टेट की गाइडलाइन चल रही है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। मीनवाइल कोविड की रिपोर्ट आ जाएगी। और 3 to 5 डेज इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें लापरवाही अक्सर लोग करते हैं, और एक बार अगर इन्फ्लामेशन निमोनिया में बदल गया तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन की ओर जाता है। तो इस कंडीशन में अपने को पूरा वॉचफुल रहना है। अगर अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, टेम्परेचर देखना है, परसिस्टेंट मतलब फीवर नहीं रहना चाहिए। अपने को पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक लेनी है। लोग अक्सर क्या करते हैं, पैरासीटामोल की गोली ली और फिर भूल जाते हैं, फिर जब फीवर आता है फिर ले लेते हैं। आपको शुरू के 2-3 दिन में अगर 8-8 घंटे से अगर जरूरत पड़ती है तो आप फीवर की टेबलेट ले लीजिए। वायरिमिया परसिस्टेंट एफेब्राइल होना चाहिए पेशेंट जी। और सेकंड जो मैं बताया कि 3 to 5 डेज के अंदर अगर आपका खांसी बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो 5 to 7 डे के बीच में अपन सीटी स्कैन करा सकते हैं कि पेशेंट को कहीं निमोनिया तो नहीं है। अगर ये फैसिलिटी भी नहीं है, हर जगह सिटी की फैसिलिटी नहीं है, रूरल एरिया में नहीं है, तो इसका सिंपल टेस्ट है, आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट का मतलब 6 मिनट तक आप घर में चल के अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं जी। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 94% नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सेचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रहा, 97 98 रह रहा है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। दैट इज इनडायरेक्ट मार्कर ऑफ निमोनिया। पेशेंट का सेचुरेशन डाउन हो रहा है, इसका मतलब निमोनिया हो सकता है। जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीटी स्कैन कराएं ही कराएं, लेकिन अगर फैसिलिटी है आप करा सकते, करा लीजिए जी। अच्छा, पल्स ऑक्सीमीटर जिसका अभी जिक्र हुआ, उसका कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में रहकर? देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में जो पेशेंट रहते हैं उसके लिए तो मेरे हिसाब से मस्ट है। अगर जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है आप पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं। आप जरूर दिन में 2 बार चेक कीजिए, एक बार 6 मिनट वॉक के बाद में करिए जी। ये बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, घर में जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कोविड पॉजिटिव कोई हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए? घर में देखो, मैंने कहा पैनिक नहीं हुए, उससे सपोर्ट दें, उससे मेंटल बूस्टअप रखें, उसको प्रॉपर डाइट रहें जी। इसमें 3P का और ध्यान है, एक पैरासीटामोल जी, प्रोटीन डाइट जी, एंड डोंट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक लें, प्रोटीन डाइट लें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें, लिक्विड डाइट लें। और होम आइसोलेशन का मतलब है कि सेपरेट आपका कमरा होना चाहिए, सेपरेट बाथरूम होना चाहिए, वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियां वगैरह खुली रखें दिन में 2 बार, बाथरूम में एग्जॉस्ट चलना चाहिए। अगर मान लो सपोज करो, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा घर है जिसमें एक ही बाथरूम है, तो कम से कम जो कोविड का पेशेंट यूज करके उससे 15 मिनट तक दूसरा कोई पर्सन यूज नहीं करे। हो सके दरवाजा खुला रख दें, खिड़की खुली रख दें, मतलब कोशिश करें कि वेंटिलेशन जरूरी है। वेंटिलेशन एयर के फ्लो से वायरस का लोड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा। तो अगर किसी पेशेंट को होगा तो वायरस का जितना लोड, इसलिए हम मास्किंग की कहते हैं कि मास्क के बावजूद अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो बहुत कम होगा, वायरस का लोड बहुत कम होगा जी। और बिना मास्क के होगा तो वायरस का लोड बहुत, जितना वायरस का लोड ज़्यादा होगा इन्फेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए दर्शकों को समझना है कि जिम या फिर थिएटर्स हैं उन्हें बंद रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन बहुत कम होता है, तो इस वजह से तो आप जितना भी हो अभी ओपन एरियाज़ में अपना वर्कआउट या फिर अपनी वॉक जो भी है वो करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा सर, ऐसी कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो आपको लगता है हमारे दर्शकों के पास होनी चाहिए अभी इस माहौल में, जिनको सबसे ज़्यादा वो इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मैंने जो अभी बताया कि पेशेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अभी भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम कहते हैं आपको बुखार है, नहीं सब मेरा मलेरिया टेस्ट करा लो,
या कोई कहता है मुझे टाइफाइड का टेस्ट करा दो, कोई कहता है मुझे डेंगू का टेस्ट करा दो, फ़ोन कॉल आते रहते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं भाई अभी तो कोरोना का टेस्ट कराइए, जी क्यों अभी किसी को फीवर है, सॉर थ्रोट है, कफ है, आपको तुरंत कोविड को रूल आउट करना जरूरी है। हो सकता है कोविड नहीं भी हो, लेकिन आपको उसको रूल आउट बहुत करना जरूरी है, जी क्योंकि आप उसमें एक इन्फेक्टिविटी, आप उसके चेन को रोक सकते हैं, आप पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं, टाइमली पता लगा। दूसरा, यंग लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं, हमने अभी एसेस किया, उससे ये पता लग रहा है कि यंग लोग जनरली अपने आप को समझते हैं कि नहीं नहीं मेरे जुकाम तो साल में एक बार होता है और मुझे ठीक हो जाता है, 3 दिन में ठीक हो जाता है, 4 दिन में ठीक हो जाता है, मुझे ऐसा होता है। अक्सर मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता हूँ, गला खराब होता है, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। उस पीरियड के अंदर वो वायरस का लोड इतना बढ़ जाता है कि बाद में सडनली वो डिस्निया और डिसेचुरेट होकर आ जाता है। तो अभी तो अपने को मान के चलना है कि कोविड किसी को भी हो सकता है। जी जैसे अपन देख रहे हैं इंडस्ट्री में तो अक्षय कुमार हमारे सबसे फिट हीरो है, उनको भी हो गया। इसका मतलब फिटनेस कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये इन्फेक्शन है वायरस का, किसी को भी हो सकता है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसे लेते किस तरह, आप किस लिए लेते हैं, आप उसको बिल्कुल, अगर अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना, अगर हो भी गया तो आप जल्दी से उसको रिकॉग्नाइज करिए, जल्दी से आइसोलेट हुइए, जल्दी से ट्रीट करिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी में ट्रांसमिट नहीं होने दें। ये बहुत ज़रूरी है। अभी भी लोगों में सोशल स्टिग्मा है कि मुझे तो नहीं है, पता लग गया तो कोविड का क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अपने देश को बचाइए। उसमें यही है कि अपने आप को सबसे पहले डिक्लेयर करिए, यस मुझे कोविड के लक्षण आ रहे हैं, मैं दूर रहूँगा, मेरे से जो संपर्क में आए वो भी अपना चेक करा लें, वो भी आइसोलेट हैं, वो भी ध्यान रखें, ताकि चेन को रोका जाए। अच्छा सर, जो कोविड पेशेंट है उसे कितने वक्त तक, कितने दिन का होम क्वारंटाइन अगर है तो कितने दिन का होम क्वारंटाइन? जनरली हम 14 डेज का मानते हैं। 14 डेज में 9 और 10th डे के बाद में वायरस डेड हो जाता है, जी मतलब पेशेंट से वायरस का ट्रांसमिशन जी नहीं होता है। तो 9th और 10th डे पे हम पेशेंट को कह सकते हैं कि वो घर के अंदर मास्क लगा के कहीं भी घूम सकता है, जी लेकिन प्रैक्टिकली अगर घर के बाहर निकलना है तो उसको 14 डेज का मानते हैं। जी। अच्छा, अभी भी ऐसा हो रहा है कि इसे एज ए जब डायग्नोस किया जाता है तो बच्चों में भी जैसे कि कॉफ की प्रॉब्लम हो गई या फिर निमोनिया जो बोला जा रहा है बड़ों में भी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे कि वो कोविड-19 है। समून एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं। उसके बाद उनका निमोनिया 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो कोविड का सिम्टम था और निमोनिया नहीं था एक तरह से, तो क्या उसके बाद रिलैक्स रहना, पब्लिक में जाना, डील करना क्या बिल्कुल, risky इसलिए है? तो मैंने कहा ना, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले कोविड को रूल आउट करना जरूरी है। जी सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्कार जी सर नमस्ते, अपना सवाल कीजिए। सर, ये दिन में मेरे को कभी कभी थकान टाइप रहती है, बॉडी सुस्त टाइप रहती है, और मैं रेगुलरली रात को ऑरोकेट कैप्सूल लेता हूँ। मेरे एस्थमेटिक की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं रेगुलर रखूँ एस्थमेटिक के कैप्सूल को। बिल्कुल अस्थमा के मैंने अभी बताया ना, अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो भी आपकी क्रॉनिक इलनेस है उसकी मेडिसिन को आपको रेगुलर लेना, नियमित लेना है। ये आपने जैसे अभी कहा ना कि मुझे वीकनेस रहती है, कोरोना में एक मार्क्ड वीकनेस का भी सिम्टम्स होता है। जो भी चीज़ आपको अनएक्सप्लेन हो रही है, मतलब जो समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा मुझे पहले तो कभी नहीं हुआ, उसको आप रिकॉग्नाइज करिए, कोविड का टेस्ट कराइए, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, वो मिस्टेक नहीं करनी है। लोग अक्सर बाद में कहते हैं साहब हमें 10 दिन पहले पता लगा था कि यार ऐसे क्यों हुआ, अब हो गया। तो अपने को नेग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। कहीं भी बॉडी के अंदर ऐसा लक्षण जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, आपको लगे ये एबनॉर्मल है, तुरंत उसको अपने चिकित्सक से संपर्क करके उसको डायग्नोस कराएं। होप सो। जी शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और आपसे था कि आपने कहा कि घर पे आप होम क्वारंटाइन हैं और आराम से रहिए। अभी भी एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी मिसेज है, उनको जो टेम्परेचर है वो 99 रहता है, और डोलो सिर्फ 650 का मैं दे रहा हूँ उनको। कोविड टेस्ट कराया क्या आपने? मेडिसिन निकल कोरोना का टेस्ट कराया क्या? करा दिया सर, रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, तो रिपोर्ट आते ही आप अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें। अच्छा, और कोई अभी फिलहाल कोई मेडिसिन और देनी सर? आप पैरासीटामोल लीजिए, पानी खूब पीजिए आप, और डॉक्सी और एजिथ्रोमाइसिन। अगर आपको खांसी वगैरह और क्या लक्षण है? नहीं, खांसी और कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको खांसी नहीं है सर। सिर्फ बुखार ही है ना अभी तो? हाँ,
तो पैरासीटामोल वो ठीक है, डोलो 650 आप लीजिए और रिपोर्ट आते ही कंसल्ट कर लें। तब तक अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि दूसरों को बीमारी नहीं हो। आप बता रहे हैं सर एजिथ्रोमाइसिन मतलब लेनी सर अभी फिलहाल? नहीं, अगर खांसी वगैरह आ रही तो लें, नहीं तो नहीं। थैंक यू सर। मेरी दर्शकों से एक दरख्वास्त है कि जब भी हमें कॉल करें तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए ताकि हम बेहतर ढंग से आपसे बात कर पाएँ। से एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम जी सर, अपना सवाल कीजिए। जी, मम्मी को ये आज से 15 दिन पहले कोविड हुआ था, जी, तो अब उनके पीछे पेन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये मैंने अभी बताया ना, कोविड के अंदर इनिशियल फेज में वायरेमिया होता है, बाद में इन्फ्लामेटरी फेज होता है, तो इसके कारण दर्द हो सकता है। आप सीआरपी वगैरह करा लें, सीआरपी और डी डाइमर करा लें। अगर वो नॉर्मल है तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सीवियर कराया, उसके अंदर कोविड 12% आया था। हाँ, आप अपना सीआरपी और डी डाइमर करा लें। अगर इन्फ्लामेटरी मार्कर ठीक है तो आपको चिंता, अगर आपको सांस में तकलीफ नहीं है, इन्फ्लामेटरी मार्कर आपके ठीक है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंग की एक्सरसाइज करिए थैंक यू सर। और बैलेंस डाइट लीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा, इनके हिसाब से कि मतलब कोविड ठीक हो चुका है लेकिन उसके बाद भी यानी कोविड अपने कुछ सिम्टम पोस्ट कोविड सिम्टम्स रहते हैं, वीकनेस रहती है। अच्छा, उसे रिकवर करने में हाँ, बहुत टाइम लगता है। अच्छा अच्छा सर, घर में जिनको कोविड नहीं है वो कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसको कोविड है उससे दूर रहने के लिए? सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मेरी एज 42 ईयर्स और एस्थमा पेशेंट हूँ। जी, क्या मैं कोविड वैक्सीन लगवा सकता हूँ मैडम? बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगवा जरूर सकते हैं। लगवाइए। सर मैं लीवोसेट्राजिन मॉन्टेक्स ही लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लगवाइए वैक्सीन और टेबलेट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी। वाकई में ये बात जागरूकता वाली है कि अगर आप किसी डीज से वैसे भी ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी वैक्सीन आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। फायदेमंद, बिल्कुल। जी। कोमॉर्बिडिटी वालों को तो ज़्यादा जरूरी होता है ना। अगर किसी के ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है तो उनके लिए तो और ज़्यादा जरूरी है, जी, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी वाले में कोविड ज़्यादा सीरियस रहता है। जी, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार है और ऊपर से और हो गया, तो उसको तो ज़्यादा प्रिकॉशन में वैक्सीन लेनी चाहिए रेदर देन हेल्दी के। जी। बाकी सभी को लगाना है। अच्छा, एक रूमर और है, ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन वाकई में वास्तविकता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके जहन में एक सवाल है कि हम ड्रिंक करते तो हमें कोविड नहीं हो सकता, और जो भी जिस तरह की बैड हैबिट्स है, चाहे वो स्मोक हो या तंबाकू हो या फिर गुटखा हो, वो लोग जो इनका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको कोविड कितना प्रभावित करता है? नहीं, वो ये देखो, जितने भी एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे अल्कोहल हो, दे आर मतलब इनका सबका बैड इफेक्ट रहेगा आउटकम पे। अगर अल्कोहल वाले को निमोनिया हो गया तो बहुत सीवियर होगा। तो इसलिए ये गलतफहमी निकाल दें कि हम ड्रिंक करते हैं तो नहीं होगा या हम स्मोकिंग करते हैं तो, बिल्कुल आपको बैड हैबिट को तो नज़दीक ही नहीं ले आना है जी। हाँ, अगर वो इतना एडिक्ट है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता तो दैट इज़ डिफरेंट इश्यू। वो डी एडिक्शन कराए या जो भी मदद ले, लेकिन ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, घर की देखरेख, अगर घर में रहने वाले मेंबर्स में कोविड है, कोविड नहीं है, तो सैनिटाइजर और सोडियम हाइपो इनका इस्तेमाल करके कैसे घर को थोड़ा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया ना, 3 मेथड्स आर इम्पोर्टेंट। मास्क, प्रॉपर मास्क। जी, जी। मास्क नहीं, प्रॉपर मास्क। प्रॉपर मास्क। जी, सेकेंड, स्मार्ट हैंड हाइजीन। जी। प्रॉपर हाथ धोना, 20 सेकेंड तक आपको साबुन से अच्छी तरह से रगड़ के हाथ को धोना है। जी। देन सोशल डिस्टेंसिंग। दीज आर द 3 फैक्टर्स आपको फॉलो करने हैं। कम्युनिटी में फॉलो करने हैं, घर पे फॉलो करने हैं। घर में अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो मैंने बताया नहीं कि उसका रूम आइसोलेट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा सिक पेशेंट है, ओल्ड एज में है, कि बार बार किसी केयर टेकर को पेशेंट के रूम में जाना पड़ रहा है, नेचुरली उसकी केयर के लिए जाना पड़ेगा, तो वो N95 मास्क यूज़ करे जी, और या डबल सर्जिकल मास्क यूज़ करें, और फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन और सैनिटाइज़र और उसका यूज़ करें। और जैसे क्लोज कांटेक्ट की हम बात करते हैं कि आप किसी पेशेंट, जैसे कोविड का पेशेंट है, उसके अगर 15 मिनट तक आप क्लोज में उसके रहे हैं तो हो सकता है आपको चांसेस होगी, इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं। एटलीस्ट 15 मिनट का कॉन्टैक्ट पीरियड हम मानते हैं पॉजिटिव केस के। अगर आप पॉजिटिव के साथ रहते हैं तो 15 मिनट तक चांसेस रहते हैं। अगर उससे कम का ड्यूरेशन है तो चांसेस कम रहते हैं जी। चांसेस तो हमेशा रहते हैं बट चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसे क्लोज कॉन्टैक्ट जनरली हम हेल्थ केयर वर्कर्स को कुछ एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट की केयर करते हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गए, ओपन कॉन्टैक्ट में आ गए, मास्क नहीं था या, तो उनको हम कुछ टैबलेट होती है जैसे आइवरमेक्टिन की गोली को हम, जैसे हमारे यहाँ स्टेट में ऐसी अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं है लेकिन यूपी वगैरह दूसरे स्टेट में गाइडलाइन है, वहाँ आइवरमेक्टिन की एक गोली आज देते हैं और एक 72 आवर बाद में देते हैं और एक फिर महीने में एक बार देते हैं।
वो क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट, मान लो जो केयर टेकर क्लोज कॉन्टैक्ट में आ गया और लग रहा है कि उसको कोविड हो सकता है तो वो ले सकता है। जी। अच्छा सर, बच्चों में इनके चांसेस क्या हैं अभी? देखो मैंने बताया ना, वायरस है, ये किसी को भी हो सकता है, ये बच्चे बूढ़े किसी में भी हो सकता है। जी। तो बच्चों में भी हो सकता है, तो वही सेम हैंड हाइजीन प्रिकॉशन। जनरली बच्चों में कोमॉर्बिडिटी नहीं होती है, तो ऐसा देखा गया है कि भी बच्चों में कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। बट अगेन वायरस इज वायरस, कुछ कह नहीं सकते वायरस कब किस में कॉम्प्लिकेशन कर दे पता नहीं। जी जी। और अब बड़े बुजुर्ग लोग जो घरों में रहते हैं उनकी देखरेख कैसे की जा सकती है? अगर वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव नहीं है और घर से 2 मेंबर ऐसे हैं जो बाहर जाकर मार्केट में काम कर रहे हैं और वो घर आते हैं, तो किस तरह एक सिक्योरिटी? तो मैंने ये बताया ना, जो भी पर्सन बाहर से आता है वो प्रॉपर स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन का ध्यान रखे, घर पे आते ही वो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए, मार्केट में जहाँ भी जाए वो मास्क में जाए। मार्केट के किस एरिया में अगर वो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में गए हो तो आपको डबल मास्क होना चाहिए या क्लॉथ मास्क के नीचे सर्जिकल मास्क होना चाहिए, वापस आके उस मास्क को आपको प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। ये चीजें अगर प्रिकॉशन रखेगा तो घर के अंदर वायरस नहीं आएगा। वायरस तो एज ए फॉरेन बॉडी है जिसको आप लेके आ जाएंगे घर में, अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये तो आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है, ये आपकी मौलिक ड्यूटी है। और एक बात जैसे कि कहा जा रहा है कि गांव में आजकल केसेस नहीं है, तो क्या अब ये बात गलत साबित हो गई कि गांव में भी बहुत ज़्यादा? ऐसा नहीं है, सब जगह गांव में शहरों में यही गलतफहमी में जो पेशेंट आते हैं अक्सर हम उनको कहते हैं, जैसे ओसिया से आ गया, कोई बालेसर से आ गया, क्या सर हम तो वहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं, वहाँ कहाँ है? ये पहले जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कोविड था तो अपन ये देख रहे थे कि इंडिया में कहाँ से आएगा, ऐसी धूप पड़ती है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। तो ये सब मिथ्स है, कोविड कहीं भी जा सकता है, वायरल डिजीज है। जैसे मिजल्स है, जितने भी वायरल डिजीज, पोलियो है, ये सब जगह गई है ना। जी जी जी। तो ये भी जाएगी जी। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है कि वहाँ नहीं जाएगी। अपने को अलर्ट रहना है, स्मार्ट रहना है जी, और उससे कैसे हैंडल करना है ये अपने में आना चाहिए। जब तक अपन ये हैबिट नहीं डालेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि घर में अगर एक पॉजिटिव है तो आप समझिए जो अदर पर्सन है वो भी पॉजिटिव समझे जाने चाहिए, इतना अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, अपने को मान के चलना चाहिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, वैसे ही अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी लक्षण आते हैं, छोटे से भी लक्षण आते हैं, तुरंत जाँच करा लीजिए जी। ये जब तक विजिलेंस ही नहीं होगी तब तक ये कोविड की ट्रांसमिशन। अच्छा सर, और ऐसी क्या बेसिक? और मैं होम आइसोलेशन में एक चीज़ बता रहा था, जो प्रोनिंग मेथड है जी जी, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोनिंग मेथड का मतलब होता है कि जो माइल्ड कोविड के केस होते हैं वो कभी भी मॉडरेट और सीवियर में जा सकते हैं। हम कोविड की स्टेजिंग करते हैं, माइल्ड कोविड, मॉडरेट कोविड, सीवियर कोविड। मॉडरेट टू सीवियर कोविड होते हैं वो जनरली दे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। माइल्ड कोविड होते हैं जो 85% दे रिक्वायर होम केयर। तो जब कभी माइल्ड पेशेंट जो होम आइसोलेशन में है उसको लगे कि मुझे ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे सांस में कुछ प्रॉब्लम है, उस पेशेंट को तुरंत ही अपने आप को प्रोन पोजीशन, प्रोन मतलब उल्टा लेटना, उल्टा लेटें और एटलीस्ट आपके 2 पिलो आपके पेल्विक बोन के नीचे होने चाहिए, 1 पिलो आपका चेस्ट के नीचे हो जी। आपका बेली फ्री होना चाहिए, मतलब आपका पेट फ्री होना चाहिए, यानी लोअर आपके नीचे और चेस्ट पे होना चाहिए, आपकी बेली फ्री होनी चाहिए और आप लंबा लंबा ब्रीदिंग करें। दिस इज नोन एज प्रोनिंग मेथड और दिस इज वेरी इफेक्टिव। अगर आपका सेचुरेशन 92, 93 आ रहा है और इस मेथड को आप यूज करेंगे तो 96, 97 आ जाएगा। और कितनी देर करना है सर ये? एटलीस्ट आप दिन में अगर पूरे दिन में चाहें तो अपन 16 घंटे तक कर सकते हैं इसको, 2-2 घंटे के अंतराल में। प्रोन में 2 घंटे प्रोन में लेट जाइए, 2 घंटे आप राइट लेटरल हो जाइए, 2 घंटे आप लेफ्ट लेटरल्स हो जाइए। ऐसे आपको ऐसे नहीं सोना है, सीधा नहीं सोना है। आप इवन स्टूल रख के, ऐसे टेबल रख के आप जैसे कार्डियक पेशेंट रखते हैं वैसे आप बैठ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी मेथड होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है वो हम कम कर सकते हैं। बिकॉज अभी ये आ रहा है देयर इज नो बेड, देयर इज नो ऑक्सीजन। तो दिस इज द स्मार्ट मेथड जो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन रिलीज करी है। ये सबको होम आइसोलेशन वाले पेशेंट को जरूर करना चाहिए ताकि कम से कम बेसिक ऑक्सीजन को, और लंग का जो बैक का हिस्सा होता है, एक्चुअली लंग के अंदर अपना वेंटिलेशन जो अपन ब्रीदिंग लेते हैं और परफ्यूजन जो ब्लड सर्कुलेशन, इसका बैलेंस बिगड़ जाने से ये गड़बड़ हो जाता है। तो लंग का जो डिपेंडेंट एरिया पीछे का हिस्सा है वो कंप्रेस हो जाता है और वहीं जाके वो जो पैच आता है, जो सीटी स्कैन में पैच देखते हैं। अच्छा। अगर अपन प्रोन पोजीशन ले लिया, राइट लेटरल ले लिया, लेफ्ट लेटरल ले लिया, तो वो लंग वेंटिलेशन होएगा और लंग का वेंटिलेशन होएगा, सैचुरेशन बढ़ जाएगा। तो अपन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। तो मेरा होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब कभी भी लगे कि चेस्ट टाइटनेस है, सांस में ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आप तुरंत प्रोनिंग पोजीशन ले लीजिए।
मल्टीविटामिन गोलियां जो अमूमन आजकल सजेस्ट की जा रही है, क्या जिन्हें कोविड का डर है वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने अभी बताया ना, आपको मरीज को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जी। बैलेंस डाइट के अंदर आपका सारा चीज़ हो तो आपको अलग से कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है। जो मतलब नॉर्मल पर्सन हो जिसे कोविड नहीं है वो जैसे मान लो, जैसे जनरली क्या होता है, मल्टीविटामिन उनके लिए काम करता है जैसे ओल्ड एज में हो, जिनका माल न्यूट्रिशन हो, जिनके डाइटरी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसको हम सप्लीमेंट्री देते हैं। जी। जैसे स्पेशली विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, ये 3 ऐसे एसेंशियल है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और लंग को डैमेज को रोकते हैं। जी। तो इनको हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि यस किसी को कोविड हो गया है तो ये साथ में लेने चाहिए। अच्छा, फीवर आने के बाद आप कोविड टेस्ट कराएंगे, लेकिन सपोज टू बी अगर सामने वाले को लगता है कि उसे सर्दी जुकाम है और उसी वजह से कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए और वो कोविड टेस्ट करा ले और वो नेगेटिव आ जाए, तो उसके कितने दिन बाद उसको फिर एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए? 5 डेज में। 5 डेज का मतलब उसको जैसे फीवर आया है तो जनरली सेकेंड डे, थर्ड डे लोग कराते हैं। जी। उस दिन अगर आपका नेगेटिव आ गया तो 5 डे पे, 5th डे पे आपको फिर करा लो। हाँ। अगर ये 2 नेगेटिव है तो मान के चलो आपको कोविड नेगेटिव हो सकता है। जी, जी। लेकिन अगर आपको स्टिल कोविड के लक्षण आ रहे हैं, जी। अगर आपके अंदर कोविड के सिम्टम्स है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जी। ये बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कोविड नहीं है, हाँ। और जबकि वो कोविड ही है। जी। तो ऐसे पेशेंट को या तो सीटी स्कैन से हम देख सकते हैं, जी। या ट्रीटिंग डॉक्टर देख सकता है कि यस इसमें कोविड के लक्षण है तो कोविड का ट्रीटमेंट ही देना है। जी। क्योंकि हमारे पास सिटी में जैसे 18 स्कोर है, लोग कहते हैं हमारे तो कोविड है ही नहीं, कोविड नेगेटिव आया। वो अपने आप को मानते ही नहीं है, यहाँ गलती करते हैं। जी। और अपने को कोविड को मानते हुए पूरा प्रिकॉशन लेना है। जी। शो के आखिर में मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को कोई मैसेज दें जिससे उनके लिए ये बेहतरी के लिए हो और वो इस चीज़ को समझ पाए कि कोविड कितना खतरनाक है और कैसे इससे बचाया जा सकता है। देखो, मैंने अभी आपको शुरुआत में यही कहा था कि ये कोविड का वार है जो अपने ऊपर चल रहा है मानव सभ्यता पे। तो जब तक अपन स्मार्ट नहीं होंगे, इंटेलिजेंट नहीं होंगे, डेडिकेटेड नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, इस वार को जीतना बहुत मुश्किल है। ये कब हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, सपोज किसी को अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो गया तो वो अपने आप को सबसे पहले स्वीकार करे, यस मुझे हो गया और मैं आइसोलेट में रहूंगा, मैं किसी को इन्फेक्शन नहीं होने दूंगा, दिस इज माई ड्यूटी। और अगर उसके पड़ोस में किसी को हो गया तो उसने कहा कि हम इस मोहल्ले से, इस घर से आगे वाले मोहल्ले में इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। दैट इज रियल ड्यूटी एंड दैट इज रियल टाइम। जी। अगर अपने को वास्तव में ही इससे जीतना है तो ये जब तक अपने अंदर नहीं होगा तब तक अपन विजय नहीं पा सकते। आप शो में आए सर, आपने इतने सवालों के जवाब भी दिए और जो संशय थे मुझे लगता है, उम्मीद है दर्शकों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और खास तौर पर वक्त निकाल कर आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर की बातों में जो कहानी का निचोड़ निकला वो ये कि आप सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मेक अ डिस्टेंस और डबल मास्क इस्तेमाल करें। आप बाहर निकले तो कपड़े के मास्क को ही मास्क समझकर, अपनी सेफ शील्ड समझकर ना रहें और बेहतर है कि आप एक्टिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने अंदर कि अगर आप कोविड को फेस करते भी हैं तो भी उसे बहुत हल्के में लेकर चले कि हाँ अब मैं भी सुरक्षित रहूंगा, कोशिश करूंगा और दूसरे को भी डिस्टेंस बनाकर उसे भी सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा। एक लाइन और मैं जी सर। हाँ, एक लाइन में सबको बोलना चाहता हूँ कि कोविड के जो इन्फेक्शन के हैं ना, फर्स्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें मैंने बताया वायरस होता है जी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वायरेमिया बोलते हैं। जी। तो वो एनवेलप वायरस होता है, फुल वायरस होता है, वो बॉडी के अंदर अपना इंटर करता है। तो उसको जितना रोकेंगे उतना ही अपने इन्फेक्टिविटी नहीं होगी, अपन कम्युनिटी में ट्रांसमिट भी नहीं करेंगे। उसके लिए है कि फर्स्ट 3 डेज में पेशेंट को प्रॉपर पैरासीटामोल, प्रॉपर हाइड्रेशन, बिटाडिन गार्गल, एटलीस्ट 5 टाइम्स स्टीम इनहेलेशन। तो एक तो आपकी बॉडी के अंदर वायरस का लोड कम जाएगा, एक आप कम्युनिटी के अंदर वायरस को कम फैलाएंगे। दीज आर द 2 बिगेस्ट टारगेट। आप में हो गया, आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आपकी सीवियरिटी नहीं होगी और आप कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं करेंगे। तो यही तो अपने को चाहिए जी। तो होप सो आपको सर की बातें समझ आई होंगी, सर क्या कहना चाह रहे हैं, और छोटी छोटी बातें हमने आपकी क्लियर करने की कोशिश भी की। तो अभी तो जो वक्त चल रहा है उस हिसाब से सभी दर्शकों से हम यही अनुरोध करते हैं, आप जागरूक रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए और एक अवेयरनेस रखिए दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। तो ये कोविड जल्दी हमारे बीच से चला जाएगा। बिल्कुल। आज शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह नए विषय के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार।